हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसिंग केमिस्ट्री क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन को डिस्कस करेंगे। पहले हमने एल्केन के प्रिपरेशन के ऊपर में ऑलरेडी 3 वीडियोस बना रखे हैं, आप उनको देख लीजिए। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन को हम लोग इस वीडियो में शुरू करते हैं। पहला हम लोगों का जो प्रॉपर्टी है वो है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में देखिए 3 तरह के स्टेट्स होते हैं। एक होता है गैसियस स्टेट, एक होता है लिक्विड स्टेट और तीसरा होता है आपका सॉलिड स्टेट। जो लोअर एल्केन्स होते हैं, मतलब कि कार्बन के नंबर 1 से लेकर के कार्बन के नंबर 4 तक के जो एल्केन्स होते हैं वो गैसियस स्टेट होते हैं। कार्बन के नंबर 5 से लेकर के कार्बन के नंबर 17 तक के जो एल्केन्स होते हैं वो लिक्विड स्टेट के एल्केन्स होते हैं। और 17 के ऊपर के जो भी कार्बन होते हैं वो कार्बन क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो C17 प्लस जो भी कार्बन्स होते हैं वो सारे कार्बन्स क्या हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ में ध्यान देना होता है C5 को लेकर के। C5 में जो नियोपेंटेन होता है, नियोपेंटेन कैसा होता है, नियोपेंटेन आपका ऐसा स्ट्रक्चर का होता है। तो नियोपेंटेन जो है, नियोपेंटेन आपका गैसियस स्टेट में होता है, लेकिन उस 5 कार्बन में ही अगर एन पेंटेन और आइसोपेंटेन का हम बात कर दें तो वो लोग क्या होते हैं, वो लोग लिक्विड स्टेट में होते हैं, जिनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, काफ़ी लो होती है। ठीक है, बाकी C1 to C4 वाले सभी क्या होते हैं, सभी गैसियस स्टेट में होते हैं। और C5 to C17 वाले क्या होते हैं, कलरलेस लिक्विड होते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर के जो भी होते हैं C17 के प्लस वाले जो भी होते हैं, C17 प्लस वाले सभी वाक्सी सॉलिड स्टेट के होते हैं। तो आपने देखा फिजिकल स्टेट ऑफ एल्केन्स कैसा है। ठीक है, चलिए अगले प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी। डेंसिटी में हम लोग एक चीज़ को जान जाएं कि एल्केन्स की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो 0.8 ग्राम पर ml होती है। आपको क्या देखना है, 0.8 ग्राम पर ml एल्केन की डेंसिटी होती है। उसके बाद एल्केन की डेंसिटी कांस्टेंट होने लगती है। ठीक है, तो द डेंसिटी ऑफ एल्केन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर वेट एंड बिकम्स कांस्टेंट एट 0.8 ग्राम पर ml। और हम लोग जानते हैं कि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो वाटर की डेंसिटी 1 होती है, 1 ग्राम पर ml होती है। तो एल्केन्स की डेंसिटी हमेशा वाटर की डेंसिटी से क्या होती है, कम होती है। तो एल्केन्स वाटर से लाइटर होते हैं। कभी भी अगर हम एक एल्केन और वाटर के मिक्सचर को एक जगह पे लेकर के आए, एक कंटेनर में अगर हम एल्केन और वाटर को मिक्स कर दें तो हम उस मिक्सचर को ईजिली सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि एल्केन्स का डेंसिटी होता है वो कम होता है। तो एल्केन्स क्या होता है, वाटर के ऊपर में फ्लोट करते रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है साइक्लोहेक्सेन को लेकर के। मैंने IIT JEE सीरीज के क्वेश्चंस में उसको सॉल्व किया है, आप उसे देख लीजिएगा। पूछा गया था कि साइक्लोहेक्सेन जो होता है वो वाटर के ऊपर में क्यों फ्लोट करता है, तो डेंसिटी कम होने की वजह से फ्लोट करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि अ मिक्सचर ऑफ एल्केन एंड वाटर क्विकली सेपरेटेड इनटू 2 फेजेस विद द एल्केन ऑन टॉप। ओके, तो डेंसिटी आपने देखा, डेंसिटी जो होती है एल्केन की वो वाटर से कम होती है। एल्केन्स की मैक्सिमम डेंसिटी 0.8 ग्राम पर ml होती है। उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाते हैं। चलिए अगले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। अगला फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को लेकर के हम लोग हमेशा से एक फंडास के ऊपर बात करते हैं, वो होता है लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक। तो एल्केन जो होता है वो एक नॉन पोलर कंपाउंड होता है, और नॉन पोलर कंपाउंड होने के वजह से वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिजॉल्व होना पसंद करता है। इसीलिए एल्केन्स बिंग नॉन पोलर एंड दस इनसॉल्यूबल इन वाटर। आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि एल्केन्स जो होते हैं वो वाटर के अंदर में इनसॉल्यूबल होते हैं, क्योंकि एल्केन्स नॉन पोलर नेचर के होते हैं। और नॉन पोलर क्या होता है, नॉन पोलर के अंदर में ही डिजॉल्व करता है। तो ये क्या होगा, सॉल्यूबल होगा किसी भी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जैसे कि अगर हम बताएं आपको, बेंजीन हो सकता है, CCl4 हो सकता है, ईथर हो सकता है, एटसेट्राज। द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्केन्स डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर वेट। ये एक आपको इस फंडे पे आपको ध्यान देना है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्केन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर वेट, इस फंडे पे आपको बहुत ही ध्यान देना है, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो लिक्विड एल्केन्स आर देमसेल्फ गुड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। आपको इस बात पे ध्यान देना है कि जो लिक्विड एल्केन्स होते हैं वो खुद ही एक नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं।
ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी में आपको किन बातों पे ध्यान देना है? सॉल्युबिलिटी में आपको ध्यान देना है कि एल्केन्स जो होते हैं वो नॉन पोलर नेचर के होते हैं, और नॉन पोलर नेचर के होने की वजह से वाटर के अंदर में वो डिसॉल्व नहीं करते हैं, और नॉन पोलर सॉल्यूट्स नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिसॉल्व करता है। तो एल्केन भी एक नॉन पोलर सॉल्यूट है, तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर में ही डिसॉल्व करेगा, जैसे कि बेंजीन है, जैसे CCl4 है, ईथर है। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के एग्जांपल्स हैं, यहीं पे डिसॉल्व करता है। ठीक है। और एक फंडा यहाँ पे आपको ध्यान देना था, वो क्या था? एल्केन की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करने लगती है विथ इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर वेट्स। एल्केन की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करने लगती है विथ इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर वेट। चलिए अगले फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज है बॉइलिंग पॉइंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है। यहाँ से 3-4 बार अभी तक IITs ने क्वेश्चन पूछ के रखा है। बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के अगर हम बात करें तो हमने आपको हमेशा बताया है कि बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के 2 ट्रिक्स मैंने हमेशा आपको बताया है। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, एंड बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांच। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ ब्रांच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल्स, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो आपको हमेशा इस बात पे ध्यान देना है कि कभी भी अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट निकालना है तो आपको देखना है मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, या फिर ज़्यादा नंबर ऑफ सरफेस एरिया है, ज़्यादा सरफेस एरिया है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, या फिर नंबर ऑफ ब्रांच अगर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सब वेन डर वाल्स फोर्स को सपोर्ट करते हैं। वेन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है कभी भी जब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है या सरफेस एरिया ज़्यादा मॉलिक्यूल कवर करता है, तो वेन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूल्स के अंदर एक एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है, जिस वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। तो हमेशा आपको इस बात पर ध्यान रखना है, ये ट्रिक्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। ओके, हम लोग यहाँ पे अगर देखें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पेंटेन, हेक्सेन एंड हेप्टेन, तो पेंटेन 5 कार्बन का कंपाउंड एल्केन है, हेक्सेन 6 कार्बन का है, और हेप्टेन 7 कार्बन का है। हम क्या देख रहे हैं? इधर से इधर जाते हुए मॉलिक्यूलर वेट क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। कभी भी अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो हमें क्या पता है? मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ ही साथ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? 7 कार्बन का एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो हेप्टेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा हेक्सेन से, और हेक्सेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा पेंटेन से। ठीक है। तो यहाँ तो मॉलिक्यूलर वेट को लेकर के हमने इसे सॉल्व कर दिया, लेकिन अगर ऐसा हम एक आपको एग्जांपल दे जहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट सेम रहे, मतलब कि हम सपोज 5 कार्बन का आपके सामने एक आइसोमेरिक फॉर्म रख दें, 5 कार्बन के एल्केन्स का आइसोमेरिक फॉर्म रख दे, तो वहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट सेम हो जाएगा। कभी भी जब मॉलिक्यूलर वेट सेम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ साइड चेन होता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, तो नंबर ऑफ साइड चेन अगर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल जो होगा वो क्या करेगा? वो एक राउंड शेप में आने लगेगा, एक स्फेरिकल शेप में आने लगेगा, और स्फेरिकल शेप में आने की वजह से उसका वेन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान देना है। कभी भी अगर नंबर ऑफ साइड चेन इंक्रीज करता है तो मॉलिक्यूल का शेप जो होता है वो स्फेरिकल होने लगता है। स्फेरिकल होने की वजह से उसका वेन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो कम से कम सरफेस एरिया को कवर करता है। तो आपके पास 2 मैंने बहुत अच्छे आपको ट्रिक्स बताए यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, एंड बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांच। हम यहाँ पे एक एग्जांपल को अगर देखें तो जैसे कि मेरे पास एन पेंटेन है, आइसोपेंटेन है और नियोपेंटेन है। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर मैं एक ही कार्बन का आइसोमेरिक फॉर्म को ले लूँ तो मॉलिक्यूलर वेट वहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन नंबर ऑफ ब्रांच के थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम बात करें एन पेंटेन का, तो एन पेंटेन में स्ट्रक्चर एन पेंटेन की ऐसे होती है, आप हाइड्रोजन से यहाँ पे अरेंज कर लीजिएगा। आइसोपेंटेन की स्ट्रक्चर ऐसे होती है, और नियोपेंटेन की स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि डाउन आते हुए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि नंबर ऑफ ब्रांच क्या हो रहा है? नंबर ऑफ ब्रांच इंक्रीज कर रहा है। नंबर ऑफ ब्रांच इंक्रीज करने की वजह से यहाँ पे देखिए 2 ब्रांच दिख रहा है, यहाँ पे हमको 1 ब्रांच दिख रहा है, और यहाँ पे हमको 9 ब्रांच दिख रहा है। तो नंबर ऑफ ब्रांच अगर इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? मेरा डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्योंकि सरफेस एरिया कम से कम कवर होगा तो वेन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगेगा। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान देना है कि अगर नंबर ऑफ ब्रांच इंक्रीज करता है तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। जैसे कि ये एक एग्जांपल है, ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, इसीलिए यहाँ पे एग्जांपल में मैंने इन क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर दिया है। ठीक है, आप इस ग्राफ को देख सकते हैं। इस ग्राफ में यही चीज़ बताया गया है कि जो एन एल्केन्स होते हैं मतलब नॉर्मल चैन,
स्ट्रेट चैन जिनको हम बोलते हैं। तो अगर जो एन एल्केन्स है नॉर्मल चैन है, तो नॉर्मल चैन का देखो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट आपको क्या दिखाया गया है कि नॉर्मल चैन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा आइसो चैन से, आइसो एल्केन से ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए तो बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2014 में पूछा गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन बेस्ड ऑन देयर ब्रांचिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज एज सोन इन द फिगर। ठीक है, हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 है। फिर बोला गया है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट इज, ये 3 कंपाउंड्स हमको दे दिए गए हैं और तीनों कंपाउंड्स को बोले गए हैं कि बॉइलिंग पॉइंट आप देख लीजिए। हमें क्या देखना है कि ये सभी क्या है, 6 कार्बन के कंपाउंड से। अब सभी अगर 6 कार्बन के कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबका कॉमन हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट फिर हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, हम नंबर ऑफ ब्रांच के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो हम यहाँ पे थर्ड वाले स्ट्रक्चर में क्या देख रहे हैं, थर्ड वाले स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कोई ब्रांच नहीं है, नो ब्रांच। सेकेंड वाले स्ट्रक्चर, दोनों ही स्ट्रक्चर में हमको दिख रहा है कि कितने ब्रांच हैं, तो नंबर ऑफ ब्रांच 1 है। देखिए यहाँ पे भी एक ब्रांच दिख रहा है और यहाँ पे भी हमको एक ब्रांच दिख रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमको 1 ब्रांच दिख रहा है, एक ब्रांच कंटेनिंग है। और स्ट्रक्चर नंबर 1 में हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर्स हैं, 2 स्ट्रक्चर्स में हैं और दोनों ही स्ट्रक्चर के पास क्या है, नंबर ऑफ ब्रांच कितने हैं, 2 ब्रांच है। तो 2 ब्रांच है। ओके, तो अभी आपका क्लियर हो गया। हम लोग क्या जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांच होता है। तो नंबर ऑफ ब्रांच अगर बढ़ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रांच 0 है तीसरे स्ट्रक्चर में, तो थर्ड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। फिर दूसरे के दोनों ही स्ट्रक्चर में बॉइलिंग पॉइंट 1 है, दूसरे के दोनों ही स्ट्रक्चर में ब्रांच 1 है और पहले के दोनों ही स्ट्रक्चर में 2 ब्रांचेज हैं, तो दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा पहले से। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1, तो मेरा बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए बॉइलिंग पॉइंट की बात हो गई। फिर हम अगले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ में चलते हैं जो है मेल्टिंग पॉइंट। अगर मेल्टिंग पॉइंट को हम देखें तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ट्रिक होता है, वो होता है कि इवन नंबर ऑफ कार्बन्स के मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होते हैं ऑड नंबर ऑफ कार्बन से। क्योंकि इवन नंबर ऑफ कार्बन्स में जो एंड कार्बन्स होते हैं वो अपोजिट साइड में होते हैं, लेकिन ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स, ऑड नंबर ऑफ एल्केन्स में हम क्या देखते हैं कि ऑड नंबर ऑफ एल्केन्स में हमेशा जो एंड कार्बन्स होते हैं वो सेम साइड में होते हैं और अपोजिट साइड में होने की वजह से इनकी क्रिस्टल लैटिस क्या होती है, क्रिस्टल लैटिस बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो क्लोजली पैक्ड क्रिस्टल लैटिस की फॉर्मेशन हो जाती है इवन नंबर्स में, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। देखिए यहाँ पे हम बात करें कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केन do not show a regular trend. Alkane with even number of carbon atoms have higher melting point. Okay, even number वाले क्या होते हैं, higher melting point को show करते हैं than their alkanes of odd number of carbon atoms. The abnormal trends in the melting point is due to the fact that alkanes with odd carbon atoms have their carbon एटम्स ऑन द सेम साइड। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं उनके कार्बन्स क्या होते हैं, सेम साइड में होते हैं, लेकिन जो इवन नंबर के एल्केन्स होते हैं, इवन नंबर कंटेनिंग कार्बन के जो एल्केन्स होते हैं उनके कार्बन एटम्स अपोजिट साइड में होते हैं। और इसी वजह से क्या हो जाता है कि इवन नंबर के जो कार्बन एटम्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं और उनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिस वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन यहाँ पे ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू, वी रियली अप्रिशिएट योर टाइम।